नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास इन एग्जाम। दोस्तों, आज फिर से हम सुपरनोवा ए स्पार्क इन एजुकेशन जो कि बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक डॉक्टर श्री खुर्शीद हसन जी के द्वारा डेवलप किया जाता है, इसकी एक बेहतरीन PDF लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं जो आगामी तमाम परीक्षाओं में हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज की जो PDF है ये विज्ञान विषय से संबंधित है और समय बर्बाद न करते हुए सीधे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। वर्तमान समय में यूपी पुलिस और एडेड विद्यालयों में टीचर्स की वैकेंसी निकली हुई है, तो वहाँ पर जो पेपर आने वाला है ये क्वेश्चन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ पर निभाएंगे, इसलिए जरूर से जरूर आप वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन है कि सोडियम और पोटेशियम धातु जो बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है कहां पर रखी जाती है? तो इसका सही उत्तर है मिट्टी के तेल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन कई तरीके से आ सकता है। जैसे कि ये पूछा जा सकता है कि कौन सी धातु मिट्टी के तेल में रखी जाती है, तो आप दो विकल्पों में से एक विकल्प का चयन कर सकते हैं, सोडियम या फिर पोटेशियम। आपको बताना चाहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत अत्यधिक अपक्रियाशील होती है। अगर ये वायु के संपर्क में रहे तो इसमें तुरंत आग लग जाती है। आइए अगला क्वेश्चन है कि धमनियों का मुख्य कार्य क्या है? तो धमनियों का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ले जाना। तो देखिए भाई, ऑक्सीजनेटेड रक्त हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना। अब हम इसके बारे में आपको ये बताना चाहेंगे कि जो हमारे शरीर में धमनियां होती हैं, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे द्वारा ली गई ऑक्सीजन हमारे रक्त के साथ मिल जाती है, मिश्रित हो जाती है और धमनियां उसी ऑक्सीजन मिश्रित रक्त को पूरे शरीर के अंदर फैला देती है। इसलिए धमनियां हमें जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यदि हमारे शरीर के किसी अंग तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है तो हमारा वो अंग अक्रियाशील हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। शुक्र और अरुण ये दो ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में जो टीचर्स की वैकेंसी आ रही है उसके लिए। कई बार ये प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है कि एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है जब उसमें धारा का प्रवाह होता है, इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा कि बल्ब में जो पतला तार होता है उसे वैज्ञानिक भाषा में फिलामेंट कहा जाता है। लेकिन आजकल आप जानते हैं कि ऊर्जा क्षय को बचाने के लिए हमारे जो पीले वाले बल्ब आते थे सूर्या के या तमाम अन्य कंपनी के, उनको LED बल्ब के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि LED बल्ब कम वाट पर उतना ही प्रकाश उत्पन्न कर देती हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6 से 8 साल की उम्र के बीच बच्चों के जो दांत गिरते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, ये दूध के दांत कहलाते हैं। और ये क्वेश्चन मुझे कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी PDF के अंदर है तो एक बार रिव्यू करने में हमारा कुछ जाता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है जिसे मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज वो कार्बोहाइड्रेट है जिसे मानव के द्वारा पचाया नहीं जा सकता है। ये क्वेश्चन अन्य रूपों में भी आपके सामने आ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मानव नहीं पचा सकता है? तो आपका आंसर रहेगा सेल्यूलोज। हम जब किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि जरूरी नहीं है कि प्रश्न का स्वरूप उस तरीके से आया हो जिस तरीके से हमें किताब या किसी YouTube वीडियो में बताया जाए। स्वरूप में आंशिक परिवर्तन संभव है। अगला क्वेश्चन है कि मौसम के पूर्व अनुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो भाई इसके लिए अधिकतम न्यूनतम तापमापी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बैरोमीटर भी मौसम के पूर्वानुमान के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि बैरोमीटर जो है
एकदम नीचे गिर जाए तो इसका मतलब है कि आंधी तूफान आ सकता है। यदि बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बारिश की संभावना है। यदि बैरोमीटर धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब है कि आज दिन में मौसम साफ रहेगा। तो आपको बैरोमीटर के जो पाठ्यांक में चेंजमेंट आता है उसके बारे में भी जानकारी प्रदान कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है? इसका सही जवाब है विकिरण। देखिए, ऊष्मा स्थानांतरण की 3 तरीके होते हैं, एक होता है चालन, एक होता है संवहन और एक होता है विकिरण। तो जो सूरज की ऊष्मा है वो हम तक विकिरण विधि के द्वारा पहुंचती है, आप ध्यान रखिएगा। और साथ में आपको ऊष्मा स्थानांतरण या ऊष्मा के चलने के जो 3 तरीके होते हैं उनके बारे में भी जानकारी दे दी गई है, चालन, संवहन और विकिरण। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि पुलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है जो इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है। तो ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से समझना है कि जो पुल और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला लोहा है, इसमें जो जिंक की कोटिंग की जाती है वो क्यों की जाती है? ये जिंक की कोटिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ये इसे संक्षारण और जंग लगने से बचाता है, मतलब इसे गलने से बचाता है और साथ में इसे जंग लगने से भी बचाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यह प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है? जो आप घर पे टॉर्च इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो आगे बल्ब लगा होता है उसके आगे एक दर्पण होता है। यह पूछा जा रहा है कि उसमें किस तरीके का दर्पण इस्तेमाल होता है। इसका सही जवाब है कि अवतल दर्पण। इस तरीके के क्वेश्चन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर लेंस यूज करता है उसमें कौन सा लेंस होता है, वो कौन सा दर्पण यूज करता है, शेविंग करते समय कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाता है, इसके बाद गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है वो कौन सा दर्पण होता है, बैक मिरर कौन सा दर्पण होता है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्वलनशील पदार्थ बड़ी शीघ्रता से आग, आप लिखा है लेकिन आग होना चाहिए, आग पकड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें क्या कारण होता है? तो इनका कारण होता है कि उनका प्रज्वलन ताप कम होता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि ज्वलनशील पदार्थ बड़ी तेजी से आग पकड़ लेते हैं, इसका क्या कारण है? तो 4 विकल्पों में से आप उस विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करेंगे जिसमें लिखा है कि प्रज्वलन ताप कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो वो मिट्टी क्या कहलाती है? अच्छा क्वेश्चन आया है यहाँ पर, सामान्य ज्ञान तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आती है, अपनी हिस्सेदारी निभाती है। तो ये जो क्वेश्चन है कि जब मिट्टी में बालू के बड़े बड़े कण ज्यादा अनुपात में पाए जाते हैं तो वो जो मिट्टी है वो बलुई मिट्टी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि WWTP का फुल फॉर्म क्या है? WWTP अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम हमारे सामने आया हुआ है। हो सकता है कि आगामी एग्जाम में ये किसी न किसी प्रश्न पत्र में देखने के लिए मिल जाए। WWTP का पूरा नाम होता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। इसका मतलब ये है कि जो बेकार अपशिष्ट जल है उसको फिर से किस तरीके से यूज करने के लायक बनाया जाए। तो WWTP का पूरा फॉर्म रहेगा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ध्यान रखिएगा, आजकल पानी का लेवल बहुत डाउन हो रहा है, वाटर लेवल लगातार गिर रहा है, इसलिए आप देख रहे हैं कि जिन एरियो में पानी की विकराल कमी है वहां पर हम यूज किए हुए पानी को फिर से इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप राजस्थान चले जाएं तो राजस्थान में जहां पर नहाया जाता है या कपड़े धोए जाते हैं वो सारा वेस्ट पानी जो है वो हमारी टंकियों में नीचे जमीन में अंडरग्राउंड जो है टैंक बने होते हैं उन पर जाकर के डंप हो जाता है। इसके बाद वहां पर शोधन मशीनें लगी होती हैं छोटी छोटी जो घरों के लेवल पे बनाई जाती हैं, वहां से पानी पुनः शुद्ध होकर के आता है जिससे हम गाड़ी धुल सकते हैं या गाड़ी धुलने के बाद जो गाड़ी धुलने से पानी निकलता है वो क्यारियों तक पहुंचा सकते हैं। तो वहां पर पानी का मल्टीपल यूज किया जाता है, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि एक ही पानी कई चीजों में अपनी हिस्सेदारी निभा सके। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है? ध्यान रखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन हम आपको और बताना चाहते हैं कि विद्युत प्रतिरोध होता है कैपिटल R और कैपिटल R किस में मापा जाता है? ये ओम में मापा जाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस क्वेश्चन को आप अपने माइंड में रखिएगा, महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ओम का नियम ही विद्युत प्रतिरोध
से संबंधित है। ये पूछ सकता है कि कौन सा नियम निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है, तो आपका जवाब आएगा ओम का नियम विद्युत प्रतिरोध से संबंधित है। विद्युत प्रतिरोध को कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है और इसका जो मात्रक होता है या विद्युत प्रतिरोध जो मापा जाता है ये ओम में मापा जाता है। आशा करते हैं कि आपको हमारे PDF का रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बात आपको और भी बताना चाहते हैं, हम ये दावा नहीं करते कि हमारे चैनल में आपको जूनियर या किसी भी भर्ती की सारी जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि हमारे चैनल में ऐसी जानकारियां आपको उपलब्ध कराई जाएंगी जो आपको परीक्षा पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।